दोस्तों कहते हैं जब ऊपर वाला किसी की किस्मत खोलता है तो छप्पर फाड़ के देता है। और ऐसा ही कुछ हुआ एक मामूली से डिलीवरी बॉय के साथ, जो कि एक रात के 11 बजे दिल्ली में एक फ्लैट में, एक अपार्टमेंट में एक लड़की को फूड डिलीवरी करने जाता है। और उसके साथ जो घटना होती है वो उसकी पूरी ज़िंदगी ही बदल देती है। और वह लड़की उसे अपने घर के अंदर बुला लेती है। आखिर क्या होता है ऐसा उस डिलीवरी बॉय के साथ, तो चलिए जानते हैं इस पूरी कहानी में। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर आप इस कहानी को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, ताकि मुझे इस कहानियों को बताने का मोटिवेशन मिल सके और मैं आपके लिए ऐसे ही रोज़ नई कहानियाँ लेके आ सकूँ। तो चलिए विस्तार से शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली के उत्तम नगर के एक अपार्टमेंट में एक महिला रहती है, जो कि पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर होती है और जिसका नाम अंजलि होता है। और वह रात को करीब 10 साढ़े 10 बजे एक किसी फूड डिलीवरी ऐप से खाना ऑर्डर करती है। और रात के 11 बजे के आसपास वो फूड डिलीवरी बॉय उसके घर की डोरबेल बजाता है और वह अचानक से चिल्लाती हुई दरवाजे पे आती है और उससे बोलती है कि क्या है, क्यों, कौन है। और वह डिलीवरी बॉय जो है उसे बहुत ही बुरा लगता है। वो कहता है कि मैम आप क्यों चिल्ला रही हो मेरे ऊपर, मैं हूँ, आपने खाना ऑर्डर किया था, मैं आपका खाना लेके आया हूँ। और ये सारी बातें सुन के महिला जो होती है, अंजलि जो होती है, वो डिलीवरी बॉय से कहती है कि तुम ये खाना वापस ले जाओ या फिर मैं इसे खाने को फेंक दूंगी। तो वो डिलीवरी बॉय उससे खाना लेने के लिए कहता है और कहता है कि आप ये खाने का अपमान मत करिए और अगर आपको खाना नहीं लेना है तो ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए। तो की मजबूरी होती है, हमें खाना डिलीवर करना ही होता है और अगर आप इस खाने को नहीं लेना चाहती हैं तो आप ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए। तब मैं ये खाना फेंक नहीं सकता, मैं इसे किसी और को दे सकता हूँ, मैं कोई और इसे खा लेगा, लेकिन आप खाने का प्लीज़ अपमान मत करिए, क्योंकि अपनी मेहनत से खाने को कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और यह बात इस तरह से जब डिलीवरी बॉय, जिसका कि नाम रमेश होता है, वह अंजलि से बोलता है तो उसे और ज़्यादा बुरा लगता है। वह उसे और इसी तरह से दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट शुरू हो जाता है। और जो अंजलि होती है वो पहले से ही बहुत परेशान, बहुत विचलित सी दिख रही होती है, लेकिन रमेश क्या करे, वो अपनी नौकरी कर रहा होता है, उसे खाना डिलीवर ही करना होता है। इसी वजह से वह आर्गुमेंट करता है और कहता है कि मैं खाने का अपमान नहीं सह सकता, अगर आपको नहीं खाना है तो प्लीज़ इसे फेंकिएगा मत। ये सारी बातें सुनते सुनते वह जो अंजलि होती है, वह रमेश जो कि डिलीवरी बॉय होता है उससे बोलती है कि तुम अंदर आ जाओ। फ्लैट की मालकिन अंजलि डिलीवरी बॉय रमेश से बोलती है अंदर आ जाओ, तो रमेश थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। वह ये सोचता है कि आखिर ये मुझे अंदर क्यों बुलाना चाहती है, आखिर ये अंदर क्या करेगी। लेकिन वह डरते डरते किसी तरह अंदर जाता है और वह अंजलि जो होती है वह उसे अपने घर के अंदर बुलाती है, बैठाती है, कहती है कि खाना निकालो। और वह उसके सामने प्लेट ला के रख देती है और उससे बोलती है कि खाना निकालो। तो रमेश कहता है कि ये काम मेरा नहीं है, मैं खाना नहीं निकालूंगा, मैं क्यों खाना निकालूं, मेरा काम तो खाना डिलीवर करने का है, मैं तो डिलीवरी करूंगा। लेकिन अंजलि कहती है कि नहीं, तुम कह रहे थे ना कि खाने का अपमान नहीं करना चाहिए, खाना फेंकना नहीं चाहिए, तो मैं अकेले खाना नहीं खा सकती, तुम खाना निकालो, हम दोनों साथ में बैठ के खाना खाएंगे। और रमेश बड़ा ही शॉक्ड हो जाता है कि उसके साथ ये पहली बार ऐसा हो रहा था कि किसी ने खाना ऑर्डर किया और वह उसके साथ खाने के लिए उसे ऑफ़र कर रहा है। लेकिन रमेश क्या करता, 11 बज गया था, उसकी भी शिफ्ट ख़त्म हो रही थी, तो उसने सोचा कि चलो खाना खाने को मिल रहा है, खा लेते हैं। क्योंकि रमेश जो होता है वह उत्तर प्रदेश के हरदोई ज़िले से बिलोंग करता है और वह पिछले 4-5 साल से दिल्ली में रह रहा होता है और वह कई सारी नौकरियां करता है, बहुत सारा स्ट्रगल करता है और दिल्ली में एक रूम लेके वह रह रहा होता है। और उसे कोई भी नौकरी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है, वो किसी भी नौकरी में सेट नहीं हो पाता है। फिर वह मजबूरी में डिलीवरी बॉय की जॉब कर रहा होता है, तो वह घर जाके खाना बनाता है। इसलिए उसने सोचा कि चलो यहाँ पे खाना मिल रहा है, खा लेते हैं। और खाना खाते खाते दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो जाती है और अंजलि और रमेश आपस में बातचीत करते हैं। लेकिन अंजलि जो होती है वह बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रही होती है, वह बार बार अपने फ़ोन को देखती है और खाने को खाती नहीं है।
फ़ोन में ही देखती रहती, कभी व्हाट्सएप चेक करती, कभी कहीं मैसेज चेक करती है। और ये सारी चीज़ें रमेश देख के समझ जाता है कि ये जो अंजलि है वो बहुत ही अंजलि परेशान होती है। और रमेश देखता है कि अंजलि एक शादीशुदा महिला है और वह बड़ी बेचैन सी है, वह बार बार अपने फ़ोन को देख रही है। कुछ न कुछ उसके साथ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है। और थोड़ी देर बाद रमेश खाना खाने के बाद अंजलि से पूछता है कि मैडम आप बहुत परेशान लग रही हो, आखिर आपके साथ ऐसा क्या हुआ है, आप इतनी परेशान क्यों हो। तब अंजलि उसे अपनी पूरी कहानी सुनाती है और क्या होता है आइए जानते हैं। अंजलि बताती है कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और जब मैं कॉलेज टाइम में थी उसी समय पे मेरी शादी एक लड़के से तय हो गई थी जिसको कि मैं नहीं जानती थी। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी तय कर दी थी क्योंकि अंजलि एक प्रोफेसर की बेटी होती है और वह इकलौती बेटी होती है, तो उसके माँ बाप ने एक अच्छा लड़का ढूंढ के, अपने हिसाब से एक अच्छा लड़का ढूंढ के उसकी शादी तय कर दी थी। हालांकि अंजलि उस रिश्ते से पूरी तरह से खुश नहीं थी। जो अंजलि का हस्बैंड होता है, जो कि जिसका नाम राहुल होता है, वह पेशे से स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर होता है, जो कि स्टॉक में मार्केट में पैसा लगाता है। और अंजलि सॉफ्टवेयर इंजीनियर होती है, उसकी सैलरी करीब 2 लाख रुपए होती है। और जैसा कि माँ बाप ने उसकी शादी तय कर दी होती है तो अंजलि उस राहुल से शादी कर लेती है। और देखते ही देखते उसके माँ बाप जो हैं शादी करा देते हैं। और राहुल को कार ख़रीदने के लिए राहुल कहता है दहेज में कार मुझे नहीं चाहिए बल्कि मुझे कैश चाहिए। और वह राहुल जो होता है वो 20 लाख रुपए करीब कार के नाम पर कैश ले लेता है दहेज में। और वह कहता है कि मैं इसमें कुछ अपनी तरफ से पैसे मिला के कुछ दिनों बाद कुछ बड़ी कार लूँगा, आप परेशान ना हो, मैं कुछ दिनों बाद इसमें अपनी साइड से कुछ पैसे मिला के एक बड़ी सी कार खरीद लूँगा। और शादी के 2-4 महीने बीत जाते हैं और तब भी 4 महीने के बाद भी राहुल जो होता है वो कार नहीं लेता है। लेकिन अंजलि जो होती है एक दिन राहुल से पूछती है कि आखिर तुम कार कब लोगे, तुमने मेरे पापा से 20 लाख रुपए कार के लिए लिए हैं। तो वो कहता है कि तुम परेशान मत हो, मैंने उन पैसों को अच्छी जगह इन्वेस्ट कर दिया है, जैसे ही वहाँ से अच्छा रिटर्न आएगा मैं कार खरीद लूँगा। यह कह के वह अंजलि को टाल देता है। लेकिन कुछ समय बाद अंजलि जो होती है फिर से राहुल से पूछती है, तो वह दूसरी बार वो ये कहता है कि जो कार मुझे लेनी है वो उस कार की अभी कंपनी में शॉर्टेज चल रही है, इसलिए वह कार कंपनी वाले मुझे नहीं दे रहे हैं। और इस बार जो अंजलि होती है वो उसकी बात से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होती है। और कुछ दिनों बाद 10 से 15 दिन के बाद वह उस कंपनी में फ़ोन करती है और वहाँ से पता करती है कि आखिर क्या वजह है। तब उसे पता चलता है कि राहुल जो है उससे झूठ बोल रहा होता है, कंपनी में कार की कोई शॉर्टेज नहीं है, बल्कि उसने कार तो बुक ही नहीं की है। इसलिए और राहुल के बीच में झगड़ा होने लगता है। कुछ दिन और बीतते हैं, दिन कटते चले जाते हैं। फिर एक दिन अंजलि राहुल से पूछती है आखिर क्या वजह है, तुम सच सच क्यों नहीं बता रहे हो कि आखिर कार क्यों नहीं ले रहे हो। तो फिर राहुल उसे सच सच बताता है कि मैंने जिन शेयर में वो पैसे इन्वेस्ट किए थे वो पैसे मेरे डूब गए हैं और अब मैं कार नहीं ले सकता क्योंकि मेरे पास अब पैसे नहीं हैं। और जहाँ भी मैंने इन्वेस्टमेंट किया था वहाँ मुझे लॉस हो गया है और बल्कि मैं और ज़्यादा कर्जे में आ गया हूँ। और अब जो कि मैं कर्जे में आ गया हूँ, मैंने बाहर लोगों से कर्जा ले रखा है, तो हो सकता है कि अब वो लोग कर्जा लेने के लिए मेरे पीछे पड़ जाएं और हो सकता है मेरे साथ कुछ मिसबिहेव भी करें। ये सारी बातें सुन के अंजलि जो होती है घबरा जाती है और वो ये सोचती है कि पता नहीं अब क्या होने वाला है। लेकिन वह धीमे धीमे राहुल से पूछती है कि आखिर कितना कर्जा है, क्या है, क्योंकि अंजलि कभी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा अमीर या अमीरी वाले ख्वाब नहीं देखती थी। वह अपनी जीवन में अपनी लाइफ से, अपनी सैलरी से पूरी तरह से संतुष्ट थी। वह एक सादा जीवन जीना चाहती थी, ना कि बहुत ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ। लेकिन उसका जो पति होता राहुल, वह ऐसा नहीं सोचता था और वह जानता था कि अंजलि अच्छा कमाती है। हालांकि अंजलि जो कि शुरू से ही अपनी सारी जो भी इनकम होती है उसका 50 से 60% इन्वेस्टमेंट में रखती है, क्योंकि उसे ज़्यादा लग्जूरियस या इधर उधर फिजूल खर्च करने की आदत नहीं थी। तो इसीलिए अंजलि ने पहले से ये सोच रखा था कि वह ज़्यादा दिन नौकरी नहीं करेगी, बल्कि उसका प्लान था कि वह 10 से 20 साल ही नौकरी करेगी और उसके बाद वह अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ एंजॉय करेगी। और इसीलिए उसने अपनी जो भी इनकम होती है उसका 50 से 60% इन्वेस्टमेंट कर रखा था बीमा पॉलिसी में।
जो कि राहुल ये सारी बातें जानता था, लेकिन अंजलि भी क्या करती, क्योंकि वह उसका पति था, तो वह उस पहले जो उसके जो भी कर्जे होते हैं पहले वह उससे पूछती है कि आखिर क्या कर्जे हैं, और धीमे धीमे उनके सारे कर्जे जो हैं वह उतार देती है। और इसी तरह से जैसे कि अंजलि पहले से ही अपने माँ बाप की इकलौती लड़की होती है, तो उसके पास बहुत पैसा होता है। उनके पिताजी भी उनके लिए, अंजलि के लिए एक मकान पहले से ही बना के रखे होते हैं, जो कि उनके माता पिता के बाद अंजलि को ही मिलने वाला था। और ये सारी बातें राहुल बहुत अच्छी तरह से जानता है, और राहुल धीमे धीमे उससे पैसा लेके अपना सारा कर्जा उतार लेता है। लेकिन अंजलि उससे कहती है कि अगर तुम्हारा मन शेयर ट्रेडिंग में नहीं लग रहा है और तुम हर बार लॉस में हो जाते हो, तो तुम कोई और बिजनेस करो, मैं तुम्हें उसमें भी सपोर्ट करूँगी। लेकिन राहुल है वो अपनी जिद के आगे नहीं मानता है, और वह अपना सारा कर्जा उतारने के बाद धीमे धीमे कुछ पैसे और अंजलि से ले लेता है, और वह भी पैसा वह शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर देता है। लेकिन कुछ समय के बाद ऐसा होता है कि वो भी जो पैसा होता है वो भी वो लॉस कर जाता है। उसके बाद वो और मार्केट से पैसा उठा लेता है, और वो भी लॉस कर जाता है, और वह पूरी तरह से कर्जे में आ जाता है। और अब वह बहुत डर जाता है। वह अंजलि से कहता है कि मैं इस बार बहुत ज़्यादा कर्जे में हूँ, और मुझे लगता है कि अब हो सकता है मेरे साथ कुछ मिसहैपनिंग हो जाए, या कोई मुझे मार दे, या कुछ भी हो सकता है। और इसी तरह से वह अंजलि को बताता है। अंजलि एक बार फिर राहुल के बहकावे में आ जाती है, क्योंकि वह उसकी पत्नी होती है, और वह एक बार फिर से उसकी मदद करती है और उसका सारा कर्जा उतार देती है। लेकिन राहुल, जो कि अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आता है, और यही सारी हरकतों की वजह से उनके बीच में दिन प्रतिदिन लड़ाइयाँ जो हैं वो बढ़ती जाती हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि अंजलि राहुल से कहती है कि ऐसा है, अब तुम अपना कमाओ और अपना खाओ, मैं अब तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, और ना ही तुम्हें मेरी सैलरी से कोई मतलब होना चाहिए। तुमको जो सही लगे तुम करो, मुझसे कोई मतलब नहीं। और अब तुम अगर मुझे दे नहीं सकते हो तो मुझसे मांगना भी छोड़ दो, और तुम अपने लिए खुद कुछ करो और अपना कमाओ और अपनी ज़िंदगी को जियो, ठीक है? मैं अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ। यह सारी बातें राहुल सुनता है, और वह बहुत ही उदास हो जाता है। लेकिन जैसा कि राहुल अंजलि को अच्छी तरह से जानता है कि उसने सारे इन्वेस्टमेंट जो हैं वह बीमा पॉलिसी में कर रखे हैं, और राहुल ये भी जानता है कि अंजलि ने जो भी बीमा पॉलिसी ले रखी है वो करोड़ों की हैं, और जिसका नॉमिनी राहुल ही है। तो वह मन ही मन में ये सोचता है कि अगर अंजलि नहीं रहेगी तो हो सकता है वह सारी पॉलिसी मुझे मिल जाए, और मैं उन पैसों से ऐश करूँगा, यासी करूँगा, जो मुझे सही लगेगा वो मैं करूँगा। ये सारी बातें राहुल सोचता है, और उसके मन में अंजलि के प्रति कुछ गंदे ख्याल आ जाते हैं। और फिर वह प्लान करता है कि किसी तरह अंजलि को मैं रास्ते से हटा दूं, और उसका सारा पैसा मुझे मिल जाए। राहुल क्या करता है, एक शार्प शूटर को सुपारी देता है अंजलि को हमला करने के लिए, ताकि वह अंजलि को मारे, और उसका सारी जो भी उसने पॉलिसियाँ ले रखी हैं, जो भी बीमा पॉलिसी करा रखी हैं, उनका सारा पैसा जो है वह राहुल को मिल जाए। और राहुल उससे नॉर्मली रहता है, उसके साथ बातें करता है। और एक दिन वो कहता है कि चलो अंजलि, बहुत दिनों से हम लोगों ने बाहर घूमे नहीं हैं, चलो कहीं घूम के आते हैं। और जैसा कि उसने पूरी प्लानिंग कर रखी थी, पहले से शूटर लगा रखे थे, और ये लोग बाहर घूमने जाते हैं। और बाहर घूम के, जो कि जगह पहले से ही डिसाइड थी, राहुल ने शूटरों को सारी लोकेशन पहले से बता रखी थी, तो शूटर पहले से तैयार होते हैं, और अंजलि के ऊपर जैसे ही वह दरवाज़ा खोलते हैं अंजलि के ऊपर हमला करते हैं। लेकिन अंजलि किस्मत की बहुत तेज़ होती है, और किसी कारण से वह बच जाती है, और वह गोली उसको नहीं लगती है। अब राहुल ये देख के बहुत बुरी तरह से घबरा जाता है, क्योंकि उसका प्लान जो होता है वो फेल हो जाता है, और वह ये सोचता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इसीलिए वह अंजलि से कहता है, ये हमला जो है वो मेरे ऊपर था, तुम्हारे ऊपर नहीं था, तुम मत डरो। और वो लोग वहाँ से जल्दी से भाग के वापस अपने घर आ जाते हैं। और अंजलि फिर से डर जाती है, और कुछ दिन बीतते हैं। अंजलि फिर से राहुल से पूछती है कि आखिर क्या वजह है, क्या कारण है, तुम बताओ। अगर कुछ कर्जा है तो मैं उसे भी चुकाने की कोशिश करूंगी, लेकिन मैं इस तरह की लाइफ नहीं जी सकती। तो फिर राहुल उसे बताता है, और कुछ पैसे और लेता है इसी बहाने, और उसके बाद वह सामान्य जीवन जीने लगता है अंजलि के साथ। लेकिन कहीं ना कहीं राहुल की आदतें ख़राब हो चुकी होती हैं स्टॉक मार्केट में पैसा लगाने की वजह से, इसीलिए वह ज़्यादा दिन नहीं रुक पाता। और फिर
जो कि पिछली बार उनने जिस शूटरों को सुपारी दी होती है वह शायद इतने मैच्योर नहीं होते हैं, इतने एक्सपर्ट नहीं होते हैं, इसीलिए अंजलि बच जाती है। तो वह कुछ दिन बाद फिर से मेरठ के 2 शार्प शूटरों को सुपारी देता है और वह फिर से वही वारदात, और इस बार उसे लगता है कि शायद इस बार निशाना ना चूके और मेरा काम हो जाए और अंजलि की सारी पैसे मुझे मिल जाएं। और वह मेरठ से 2 शार्प शूटरों को बुलाता है, जिसमें कि एक का नाम जावेद होता है और एक का नाम असलम होता है। ये लोग बहुत ही पेशेवर शूटर होते हैं, आज तक इनसे कोई भी इनका निशाना चूका नहीं होता है। इनका अच्छा हिस्ट्री होती है जो कि राहुल अच्छी तरह से जानता है और उसे उम्मीद होती है कि इस बार तो उसका काम हो ही जाएगा और वह फिर से अंजलि के साथ प्रेम पूर्वक रहता है और प्रेम पूर्वक रहने के साथ फिर से घूमने फिरने टहलने की सारी बातें करता है। और वह जावेद और असलम के साथ प्लानिंग करता है कि आखिर किस जगह पे और कैसे अंजलि को मारा जाए। तो जावेद और असलम उसे सलाह देते हैं कि कोई ऐसी पब्लिक प्लेस पे वहाँ पे हम लोग हमला करेंगे जहाँ पे अफरा तफरी मच जाए और हम लोग जल्दी से वहाँ से भाग जाएं। तो वो कहता है ठीक है, कुछ दिन रुको, मैं तुमको वो प्लेस बताता हूँ। उसके बाद राहुल बताता है एक बहुत ही घनी बस्ती वाले इलाके में एक रेस्टोरेंट होता है जहाँ पे राहुल जो होता है अंजलि को ले जाता है डिनर के बहाने। और जब ये लोग जाते हैं टेबल पे बैठ जाते हैं और राहुल वॉशरूम के बहाने निकल के आता है और वहाँ वॉशरूम से फ़ोन करता है जावेद को और कहता है कि तुम लोग कहाँ पे हो, और मैं अपनी पूरी लोकेशन बताता है कि मैं इस रेस्टोरेंट में हूँ, ये मेरा टेबल नंबर है, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। जावेद और असलम कहते हैं कि तुम बस 10 मिनट दो, मैं उस रेस्टोरेंट पे आता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें मैसेज करता हूँ। तो वो लोग 10 मिनट के बाद उस रेस्टोरेंट के बाहर आ जाते हैं और यहाँ पे उसको मैसेज करते हैं। और राहुल जो कि अंजलि के साथ बैठा होता है, खाना ऑर्डर कर चुका होता है और ये लोग खाना आने का वेट कर रहे होते हैं। लेकिन राहुल जो कि पहले एक बार एक मौका गंवा चुका था, इसलिए वह मन ही मन में बहुत डर जाता है, उसके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं और इसी वजह से वह घबराने लगता है। और घबराहट की वजह से जब जावेद का मैसेज आता है तो उसके हाथ से फ़ोन छूट जाता है। तो वह फ़ोन उठाने के लिए अंजलि अचानक से झुक जाती है और उसी समय जावेद और असलम जो कि मुंह पे कपड़ा बांध के रेस्टोरेंट के अंदर एंटर कर जाते हैं। और यहाँ पे राहुल की नज़रें सीधे जावेद और असलम की तरफ होती हैं और वो लोग देखते हैं और इंतज़ार करते हैं कि जब उसकी बीवी अंजलि नीचे से फ़ोन उठा के उठेगी तब मैं उसे गोली मार दूंगा। लेकिन इसी बीच क्योंकि वह घनी आबादी वाला रेस्टोरेंट था, वहाँ पे बहुत सारी भीड़ थी, तो एक वेटर उनकी जो गन होती है वह देख लेता है और वह समझ जाता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाला है। लेकिन वह बोलता नहीं, चुपचाप देखता रहता है। लेकिन जब तक वह वेटर देखता है उसके साथ साथ पब्लिक के और भी लोग देख लेते हैं, जो रेस्टोरेंट में और भी लोग आए होते हैं और फिर अफरा तफरी मच जाती है, लोग भागने लगते हैं और इस बार फिर से अंजलि बच जाती है और ये दोनों ही उठ के रेस्टोरेंट से बाहर जाने लगते हैं अपने घर की ओर। उसी वक्त वह वेटर जो ये सारी घटना देख रहा था वह अचानक से अंजलि से बोल देता है कि मैडम आप बच गई, वो लोग आपको ही मारने आए थे। जबकि राहुल जो कि उसका पति होता है वह गोल गोल बातें घुमाता है और वो कहता है नहीं, ये ऐसे ही अनाप शनाप बक रहा है, वो लोग मुझे मारने आए थे। और यह बात कहीं ना कहीं अंजलि को खटक जाती है और वह लोग फिर पुलिस स्टेशन जाते हैं। अंजलि कहती है चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं और FIR करते हैं। वह लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं और वहाँ पे जाके पूरी वाक़या बताते हैं और वह यह भी बताती है अंजलि कि एक बार पहले भी हमला हो चुका है, अब वह हमला मेरे ऊपर हुआ था या राहुल के ऊपर ये मुझे नहीं पता, लेकिन हम लोग बच गए थे। तो पुलिस पूरी छानबीन करती है और वहाँ पे CCTV कैमरा जो कि रेस्टोरेंट में लगा होता है उसकी CCTV फुटेज देखती है। लेकिन वह जो शार्प शूटर होते हैं जावेद और असलम, वह बहुत ही होशियार होते हैं, इसीलिए वह बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से आते हैं। तो वह CCTV में रिकॉर्ड तो हो जाते हैं, लेकिन उसी एरिए के आसपास के और CCTV खंगाले जाते हैं। तब पता चलता है कि वह लोग ये वारदात देने से पहले एक 10 मिनट के लिए एक पान शॉप पे रुके थे, जहाँ पे उन्होंने पान खरीदा, सिगरेट पी और उस पान शॉप से फिर पुलिस वाले जाके पूछताछ करते हैं। तब पता चलता है कि हाँ, पान शॉप वाला बताता है कि हाँ कुछ दिन पहले कुछ लोग आए थे और पुलिस उनको डेट और तारीख बताती है
और वह 500 वाला बताता है कि हाँ साहब, कुछ दिन पहले एक लोग आए थे और इनका ये आधार कार्ड गिर गया था। तो वह आधार कार्ड पुलिस वाला उठाता है और देखता है कि यह आधार कार्ड तो मेरठ के किसी जावेद नाम के व्यक्ति का है। फिर वह पुलिस खोजबीन करती है और जावेद को ढूंढती है और पता करती है। और इधर ये लोग अपने घर चले जाते हैं, अंजलि और राहुल, और वहाँ पे आराम से डरे हुए लेकिन आराम से जीवन जी रहे होते हैं, क्योंकि वो लोग बाहर नहीं जाते हैं तो बाहर से उन्हें डर लगता है, लेकिन घर के अंदर आराम से जीवन जी रहे होते हैं। और कुछ ही दिन पुलिस जब छानबीन करती है, उसके बाद दिन ऐसा होता है कि राहुल किसी सामान को लेने के लिए घर से बाहर गया होता है। उसी बीच पुलिस थाने से एक कांस्टेबल का फ़ोन आता है, जो कि फ़ोन अंजलि उठा लेती है और वो कांस्टेबल उसे बताता है कि मैम, आपके ऊपर उस दिन हमला जो हुआ था वो आपके ऊपर ही हुआ था, ना कि आपके पति के ऊपर। और बहुत जल्द ही हमारी जो पुलिस है, जो हमलावर है उनको ढूंढ के ये पता करने वाली है कि आखिर इस हमले के पीछे किसका हाथ है। तो वह अंजलि जो होती है उसके मन में थोड़ी सी खटास आ जाती है और वह कहीं ना कहीं जो हरकतें हो रही होती हैं उनके हिसाब से वह राहुल पे शक करने लगती है। और एक दिन अचानक ऐसा होता है कि रात का समय होता है, करीब 9 साढ़े 9 बजे अचानक से डोरबेल बजती है और पुलिस वाले घर पे आ जाते हैं और उसके पति को उठा के ले जाते हैं। तो अंजलि चिल्लाती है कि अरे आप लोग क्या कर रहे हैं, इसे क्यों लेके जा रहे हैं, इसने क्या किया। तो पुलिस वाले कहते हैं आप परेशान मत होइए, आप यहाँ रहिए, आपको कुछ समय में पता चल जाएगा। और जब थाने उसे ले जाते हैं, थोड़ी देर बाद उसी कांस्टेबल का फिर से फ़ोन आता है अंजलि के पास और वह सारी बातें बताता है कि मैम, अभी तक जो आप पे हमले हो रहे थे वह सारे हमले जो हैं, उन सारे हमलों का जो मास्टरमाइंड है वो आपका पति ही है और कोई नहीं, जो कि राहुल है। क्योंकि पुलिस राहुल को जब घर से उठा ले जाती है तो राहुल के साथ सख्ती से पेश आती है और उससे पूछती है कि आखिर ऐसा क्या था जिसकी वजह से तुम अपनी पत्नी को ही मरवाना चाहते थे। तो वो कहता है कि मुझे शेयर मार्केट में पैसा लगाने की आदत थी और मैं अपनी आदतों से बहुत मजबूर था और मैं ये जानता था कि मेरी पत्नी ने बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट कर रखा है अपनी बीमा पॉलिसी में, जिनका नॉमिनी मैं ही हूँ। अगर उसको कुछ हो जाएगा तो वह सारा पैसा मुझे मिल जाएगा और फिर मैं अपना जीवन यापन करूँगा। तो यह सारी बातें अंजलि को पता चल जाती हैं और ये वही दिन वही रात होती है जिस दिन कुछ देर पहले ही अंजलि फ़ोन पे खाना ऑर्डर करती है, लेकिन उसके साथ ये जो घटना होती है जिसकी वजह से वह भूल जाती है, तभी वह जब फूड डिलीवरी बॉय रमेश जब खाना लेके आता है, इसी वजह से अंजलि इतनी भड़बड़ाहट और चिड़चिड़ाहट से भरी हुई होती है और वह फूड डिलीवरी बॉय रमेश पे चिल्ला देती है। और यही वह वजह थी कि वह मानसिक रूप से थोड़ी सी परेशान थी, क्योंकि यह घटना उसके साथ हो चुकी थी। अब रमेश जो कि फूड डिलीवरी बॉय होता है, अंजलि द्वारा बताई गई सारी कहानी को सुन लेता है, समझ लेता है। और अब अंजलि, जो कि रात का काफ़ी समय हो चुका होता है, 11 से 12 बज जाता है इन लोगों को बात करते हुए, तो अंजलि बहुत ही अनसिक्योर सा फील कर रही होती है और वह रमेश से बोलती है कि रमेश, अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो तो तुम क्या आज मेरे फ्लैट पे रुक सकते हो, क्योंकि मैं अकेली हूँ और मैंने अपने मम्मी पापा को फ़ोन कर दिया है, लेकिन उनको आने में समय लगेगा, वह सुबह तक आ पाएंगे, क्या तुम रात भर मेरे साथ रुक सकते हो। तो डिलीवरी बॉय रमेश, जो कि बहुत ही सीधा साधा लड़का होता है गाँव का, तो वह शुरू में तो संकोच करता है, लेकिन वह देखता है कि ये 2 BHK फ्लैट है, यहाँ पे 2 अलग अलग कमरे हैं, फिर वह राज़ी हो जाता है और वह रुक जाता है। इसी तरह से पूरी रात गुजर जाती है और रात भर जब पुलिस राहुल की, जो कि अंजलि का पति होता है, उसकी कुटाई करती है और सारा सच उगलवा लेती है, तो अगले दिन जब सुबह अंजलि को थाने बुलाया जाता है तो अंजलि फिर से अकेला फील करती है और वह रमेश से कहती है कि अगर आज तुम अपनी जॉब पे ना जाओ, मेरे साथ रहो, तो तुम्हें कोई ऐतराज़। तो वह बोलता है कि नहीं, मुझे ऐसी कोई परेशानी नहीं है, मेरा काम तो वैसे भी रात का होता है, मैं दिन का समय आपको दे सकता हूँ, मेरे पास ज़्यादा ऑर्डर तो रात में ही आते हैं। तो अंजलि इस बात से खुश हो जाती है और राहुल को जब मिलने जाती है थाने में तो साथ में रमेश को भी लेके जाती है, ताकि उसे अकेलापन ना फील हो और एक मेल कैंडिडेट उसके साथ हो और वह कंफर्ट फील करे। फिर वह जाती है, राहुल से सारी बात करती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें अगर पैसा चाहिए था मैं तो पैसा दे ही रही थी, लेकिन तुम अपनी हरकतों से, तुम अपनी आदतों से सुधर ही नहीं रहे थे। मैंने कितने सारे मौके दिए, तुमसे ये भी कहा कि मैं तुम्हें पैसा लगा देती हूँ, तुम कोई बिज़नेस करो,
ये शेयर मार्केट छोड़ दो, लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आ रहे थे। अब उसका क्या नतीजा है वो तुम देख लो। उधर सुबह होते ही अंजलि के माँ बाप भी आ जाते हैं, वो भी थाने पहुँच जाते हैं और उसके बाद अंजलि के बयान हो जाते हैं। और बयान के बाद पुलिस जो होती है अंजलि के पति राहुल को जेल में भेज देती है और अंजलि अपने घर आ जाती है। लेकिन इधर अंजलि जो कि रमेश डिलीवरी बॉय से बातचीत करती है, उसका नंबर ले लेती है और हर 2-4 दिन में 3-4 दिन में रमेश को बुलाती है, उससे बात करती है। जैसे कि वह सॉफ्टवेयर इंजीनियर होती है तो वीकेंड में उसके पास 2 दिन की वैसे भी छुट्टी होती है, सैटरडे संडे की, तो वह रमेश को बुला लेती है, अक्सर बातें करती है और उनके बीच एक फ्रेंडशिप वाला रिश्ता कायम हो जाता है और वह एक दोस्त की तरह रहने लगते हैं। और देखते ही देखते अंजलि देखने में तो सीधी सादी सिंपल और सुंदर लड़की थी और रमेश भी बहुत सीधा साधा लड़का होता है। और अंजलि देखते ही देखते अपने सारे दोस्तों से भी रमेश को मिलवा देती है और सभी उसको देख के ये जानते हैं कि ये बहुत ही सीधा और सच्चा लड़का है। और कुछ दिन बीतते जाते हैं, 4-6 महीने ऐसे ही अंजलि और रमेश के बीच में बातचीत होती रहती है, वीकेंड पे मिलते रहते हैं। और कहीं ना कहीं अब अंजलि जो होती है वह रमेश को प्यार करने लग जाती है, लेकिन वह कह नहीं पाती। और एक दिन ऐसा आता है जब वह रमेश को बुलाती है अपने घर पर और कहती है कि रमेश, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? रमेश यह बात सुन के बिल्कुल ही शॉक्ड हो जाता है। कहता है कि मैम अंजलि, आप तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं तो एक सीधा साधा सा एक छोटी सी नौकरी करने वाला एक मामूली सा इंसान हूँ, क्या मैं आपके लायक हूँ? तो अंजलि जो कि एक साधारण विचार की महिला होती है, उसे बहुत ज़्यादा अमीर लड़के या अमीर पैसे वालों से कोई लेना देना नहीं होता है। वह एक साधारण सा जीवन जीना चाहती है एक सच्चे आदमी के साथ, जो कि एक सच्चा और ईमानदार आदमी हो, जो कि उसे रमेश लगा इतने दिन उसके साथ समय बिताने के साथ, उससे बात करने के साथ। और अंजलि जो होती है उससे जब ये बोलती है तो रमेश पहले तो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है, फिर ये सोचता है कि अगर अंजलि राजी है तो मुझे क्या प्रॉब्लम, अगर वो सारी कंडीशनें मेरी जानती है कि मैं क्या करता हूँ, उसके बावजूद भी वो मुझसे शादी करना चाहती है तो मुझे इससे कोई ऐतराज़ नहीं है। और अंजलि ये सारी बातें अपने माँ बाप को बता देती है, लेकिन उसके अंजलि के जो माँ बाप होते हैं वह इन बातों से बिल्कुल एग्री नहीं करते हैं। वह कहते हैं कि बेटा तुम परेशान मत हो, हम रमेश से अच्छा लड़का ढूंढ देंगे, रमेश तो बहुत ही साधारण सा लड़का है। लेकिन अंजलि कहती है वह साधारण है और मुझे साधारण ही लड़का चाहिए, जो कि साधारण और सच्चा हो, और मुझे उसमें वह सारी खूबियाँ लगती हैं जो कि एक जीवन साथी में होनी चाहिए। वह कम कमाता है तो क्या हुआ, लेकिन वह काम तो करता है, कम से कम राहुल की तरह अय्यासी तो नहीं करता है, पैसे को बर्बादी तो नहीं करता है। वह कम कमाता है लेकिन वह ईमानदार है। और कुछ समय के बाद उनके माँ बाप भी इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं कि चलो ठीक है, अब अगर तुम एग्री हो तो तुम लोग की शादी कर देते हैं, और उन लोगों की शादी हो जाती है। दोस्तों यह थी अंजलि और रमेश डिलीवरी बॉय की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और आप किस शहर से इस कहानी को देख रहे हैं वो भी ज़रूर बताएं। मिलते हैं फिर से एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।